नमस्कार दोस्तों, कैसे हैं आप सब। आप सभी का स्वागत है हमारे YouTube चैनल पर। और आज की कहानी है बेटा बेटा होने से मुकर गया। आशा करता हूं आप सभी खुश होंगे। तो आज की कहानी शुरू करने से पहले जो भी चैनल पर पहली बार आए हैं या जिसने भी अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो जल्दी से जाकर चैनल को सब्सक्राइब करें और घंटी का बटन दबाकर ऑल का आइकन जरूर प्रेस करें ताकि हमारी कहानियों की नोटिफिकेशन आप तक सबसे पहले पहुँचती रहे और आप हमारी कहानियों का आनंद उठा सकें। दोस्तों, अगर आपको हमारी कहानियाँ पसंद आती हैं तो लाइक करें, कमेंट्स करें और अपने दोस्तों को शेयर करना ना भूलें ताकि वो भी हमारी कहानियों का आनंद उठा सकें। तो आप सभी से उम्मीद है कि आप ज़्यादा से ज़्यादा कमेंट्स करें ताकि हमारा भी हौसला बढ़ता रहे और हम आपके लिए एक से एक बेहतरीन कहानी लेकर आते रहें। तो चलिए शुरू करते हैं आज की एक और बेहतरीन कहानी। शोभा बेचारी जीवन भर दुख ही उठाती रही। शोभा के 3 बच्चे, बड़ा बेटा जय, बेटी रेवा और छोटा बेटा रिंकू। आज बरसों बाद लखनऊ से तार आया था कि जिसे पढ़कर घर में एक अजीब सी चुप्पी छा गई थी। वास्तव में शोभा के पति वीरेंद्र को हार्ट अटैक आया था और उसकी हालत गंभीर बताई गई थी। शोभा जी के बड़े बेटे की बहू ने अपनी सासुमां को जब यह तार पढ़कर सुनाया तो शोभा के चेहरे पर बहुत से भाव उभर रहे थे। अचानक से उन्हें गुस्सा आ गया और वह रसोई में सांभर बनाने चली गई। बहू से कहने लगी, बहू जल्दी से रसोई में आकर सांभर और चावल बनाने की तैयारी करो, बच्चे स्कूल से आते ही होंगे। इसके बाद उस पत्थर के बारे में कोई जिक्र नहीं किया गया। शाम को जय घर लौटा तो भी घर में शांति थी। दुख की लकीरें कहीं भी दिखाई नहीं दे रही थी। डिनर के बाद जय की पत्नी ने उसे बताया कि लखनऊ से तार आया था। वीरेंद्र की तबीयत बहुत खराब है। वीरेंद्र को इस घर में कोई पिताजी नहीं कहता था, सब वीरेंद्र कहकर बुलाते थे। पिताजी कहलवाने का हक वह बहुत समय पहले खो चुके हैं। जय थोड़ी देर चुपचाप बैठा रहा। उस समय उसने कोई प्रतिक्रिया नहीं दी। अपनी मां के संघर्ष का वह साक्षी है। जब वह तीनों भाई बहन बहुत छोटे थे तो उनके पिता वीरेंद्र किसी दूसरी औरत के साथ जाकर रहने लगे थे। जय की मां शोभा के हाथ में वह महीने में थोड़े से पैसे लाकर रख देते थे और शोभा उन्हीं से महीने भर का खर्च चलाती थी। तीनों बच्चों का बचपन अभाव में गुजरा था। कहने को उनके पिता वीरेंद्र जी एक अफसर थे, लेकिन 2-2 बीवियों का खर्च उठाते थे। स्कूल में जय पर उनके सहपाठी कई बार व्यंग करते, जय तुम्हारे पिताजी ने तो 2 पत्नियां रखी हुई, एक घुमाने फिराने के लिए और दूसरी घर का काम करने के लिए। उस समय जय को बहुत गुस्सा आता। सोचता था कि इनका मुंह तोड़ दे, लेकिन वह अपना गुस्सा पी जाता था। घर आकर अपनी मां को देखता तो मन ही मन दृढ़ निश्चय करता कि वह अपनी मां के सभी दुख हर लेगा। इसीलिए तो वह बहुत मेहनत कर रहा था। जय के पिताजी वीरेंद्र घर आकर केवल औपचारिकता सी निभाते थे। स्कूल की फीस, कपड़े, किताबें और पढ़ाई के बारे में ही पूछते। फीस के लिए चेक काट कर दे देते। उनका पितृत्व यहीं तक सिमट कर रह गया था। जय को पिताजी के द्वारा दिया गया चेक हमेशा ही अपमान का प्याला लगता था, लेकिन फिलहाल उन्हें इसकी ज़रूरत थी। एक बार जय के पिताजी का व्यवहार बदलने लगा। वह अपनी सारी जिम्मेदारियां बहुत अच्छे से निभा रहे थे। शोभा ने सोचा कि सुबह का भूला यदि शाम को घर लौट आए तो उसे भूला नहीं कहते। वह सोचने लगी कि उसकी जिंदगी संवर गई, लेकिन वीरेंद्र ने यहां भी उसके साथ विश्वासघात ही किया। 2 धारी तलवार तले शोभा के विश्वास के टुकड़े टुकड़े कर दिए गए। वीरेंद्र ने प्रॉपर्टी के कागजात कहकर शोभा से दूसरे विवाह की सहमति के कागजों पर हस्ताक्षर करवा लिए। इसके बाद उन्होंने उस दूसरी औरत से विवाह कर लिया जो पार्टियों में उनके साथ जाया करती थी। यहां पर गनीमत यह रही कि मकान शोभा के नाम पर था। अब तो वीरेंद्र खर्च देने के लिए भी बाध्य नहीं था। एक दिन जय के मामा जी आए और अपनी बहन शोभा से कहने लगे, तुम इतनी भोली कहाँ से हो गई बहन, जो तुमने बिना पढ़े ही कागजों पर हस्ताक्षर कर दिए। शोभा बोली, अब जाने भी दो भैया, अब यह बात यहीं ख़त्म करो, कुछ लाभ नहीं। शोभा के शब्दों में दर्द भरा था। जय के मामा जी चिल्लाते हुए बोले, जाने कैसे दूं, मैं हाई कोर्ट में उसके कपड़े उतरवा दूंगा, बच्चों का खर्च तो उसे देना ही होगा, यह उसी का परिवार है। शोभा चीख पड़ी और बोली, नहीं भैया, यह मेरे बच्चे और मेरा ही परिवार है, मुझे किसी की दीन दया की भीख नहीं चाहिए, मैं अकेली ही पालूंगी अपने बच्चों को। शोभा को उसके भाई ने समझाना चाहा, परंतु वह नहीं मानी और एक स्वाभिमानी मूर्ति बनी रही।
उसने एक कन्या पाठशाला में झाड़ू बुहारी का काम कर लिया, साथ ही सिलाई के लिए कुछ कपड़े भी ले आती थी। स्वेटर बुनने की मशीन भी खरीद ली। जय ने अपनी माँ के संघर्ष को देखा था। शोभा तिल तिल करके जलती हुई अपने बच्चों को मजबूत बना रही थी। शोभा की तपस्या सफल हुई और जय ने 12वीं परीक्षा में सर्वोत्तम स्थान प्राप्त किया। अखबारों में उसकी फोटो छपी, टेलीविजन पर साक्षात्कार हुआ। उस दिन विद्यालय के बाहर नीली फिएट कार पर जय के पिताजी उससे मिलने आए थे। साथ में वीरेंद्र की दूसरी पत्नी भी थी। पिताजी के हाथों में बड़ा सा उपहार का डिब्बा था। वीरेंद्र जय की पीठ थपथपाते हुए बोला, मुझे तुम पर गर्व है बेटे। आखिर भारतीय पिता योग्य बेटे का बाप होने की सार्वजनिक घोषणा करने का अवसर अपने हाथ से कैसे जाने दे सकता था। जय ने कोई उत्तर नहीं दिया, उपहार भी नहीं लिया और उन्हें अनदेखा करते हुए आगे बढ़ गया। इतने वर्षों में वीरेंद्र अपने ही बच्चों के लिए अजनबी बन गया था। जय को आज बहुत सुकून मिला, कम से कम माँ के अपमान का कुछ तो बदला ले सका। फिर शाम को उसके पिताजी उनके घर आ धमके। सबके लिए कपड़े, मिठाइयाँ, फलों की टोकरियाँ, बहुत कुछ लाए थे। शोभा मैली सी साड़ी पहने मशीन पर बुनाई कर रही थी। अब जय बड़ा हो गया था और वह इस घर का जिम्मेदार मर्द बन गया था। वह सीना तान कर पिता के सामने खड़ा हो गया और बोला, आप कैसे आए? अब यह घर वीरेंद्र के लिए पराया हो चुका था। वीरेंद्र बोला, तुम्हें बधाई देने। जय बोला, मिल गई बधाई, अब चलते बनो यहाँ से। वीरेंद्र अपने आप को अपमानित महसूस कर रहा था। बोला, अब आगे क्या करने का विचार है? जय बोला, अभी सोचा नहीं, देखूंगा, परंतु आपको हमारे बारे में परेशान होने की कोई ज़रूरत नहीं। वीरेंद्र कुर्सी पर बैठ गया। रेवा चाय बनाकर ले आई। वह वीरेंद्र को पहचानती नहीं थी। सोचा कोई मेहमान है। असल में जब वीरेंद्र इन बच्चों को छोड़कर गया था तब रेवा और रिंकू बहुत ज़्यादा छोटे थे। उन्हें अपने पिता की शक्ल भी याद नहीं। वीरेंद्र जब से इस घर से गया था, शोभा ने उसकी सारी फोटो निशानी कूड़े में फेंक दी थी। अब उसका कोई भी नामो निशान इस घर में नहीं था। रेवा चाय ले आई, साथ में मटरी भी थी। जय को गुस्सा आ गया। वह अपनी बहन को जलती आंखों से घूरने लगा। रेवा सोचने लगी कि कहाँ गलती हो गई, मेहमानों को चाय ही तो पिला रही हूँ। वीरेंद्र ने रेवा के सिर पर हाथ फेरा और चाय का कप उठा लिया। मटरी कुतर कर खाते हुए बोला, बेटी चाय तुमने बनाई है। रेवा कुछ जवाब देती उससे पहले ही जय ने उसे अंदर जाने का इशारा कर दिया। तब तक छोटा भाई रिंकू भी लठ घुमाता हुआ वहां पर आ गया। वीरेंद्र उससे स्कूल की पढ़ाई के विषय में पूछने लगे और बोले, तुम मेरे साथ रहोगे बेटा? जय गुस्से से चिल्लाकर बोला, कोई कहीं नहीं जाएगा, सब यहीं रहेंगे जहां आप हमें छोड़कर गए थे। अब बहुत हो गया, यहां से चलते बनो। शोभा का स्वाभिमान दप दप करके जल रहा था। जय को गुस्से में देखकर वीरेंद्र अपनी कार में जाकर बैठ गया। वीरेंद्र के लाए हुए तोहफे भी कार में वापस रख दिए गए और अपने हाथ झाड़ने लगा, जैसे घर का कूड़ा करकट साफ करके हाथों की सफाई कर रहा हो। बोला, दोबारा कभी इधर मुड़कर देखने का कष्ट भी मत करना। हमसे तुम्हारे सारे संबंध खत्म हो चुके। आज शोभा को बहुत तसल्ली मिली। जवान बेटा माँ के स्वाभिमान का कवच बन चुका था। इसके बाद जय ने बीकॉम पास की, बैंक से ऋण लेकर स्वतंत्र व्यवसाय शुरू कर लिया। अब वह शहर के सफल व्यापारियों में गिना जाता है। कार, कोठी, सब कुछ है। बहन रेवा ने डॉक्टरी की और उसका भी विवाह संपन्न हो चुका है। जय ने भी शादी कर ली थी। अब जय की माँ शोभा घर में 2 नौकरानियों पर अपना हुक्म चलाती है, उन्हें आदेश देकर उनसे काम करवाती है। रेवा की शादी में जय की नानी ने बहुत कहा था कि वीरेंद्र को बुला लो, रेवा को पिता का आशीर्वाद मिल जाएगा, नहीं तो कन्यादान कौन करेगा। उस समय भी जय ने सभी को 2 टुक बात सुना दी थी कि कन्यादान करने के लिए मेरी माँ है। उस व्यक्ति को इस घर में बुलाने के बारे में कोई बात नहीं की जाएगी। हम नफरत करते हैं उनसे, वह हमारे कुछ नहीं लगते। जय ने पहली ही रात अपनी पत्नी को भी सब सच्चाई बता दी थी और एक चेतावनी भी दी थी कि कभी भी इस घर में अलगाव की बात मत करना।
हम सबको मिलकर माँ के दुखों को कम करना है, बढ़ाना नहीं। अब शोभा की जिंदगी में खुशियाँ ही खुशियाँ हैं। उसके दोनों बेटे कामयाब हैं, बेटी का विवाह भी हो चुका है। घर आंगन में पोते पोतियों की किलकारियाँ गूंजती रही। फिर एक दिन फिर से पत्र आया कि वीरेंद्र की मृत्यु हो चुकी। शोभा ने अपने बेटे जय को समझाते हुए कहा, बेटा एक बार तो लखनऊ जाना ही पड़ेगा। शोभा अपने तीनों बच्चों के साथ लखनऊ पहुंची तो वीरेंद्र की दूसरी पत्नी चित्कार कर रही थी। मुझे किसके सहारे छोड़ गई? रोती बिलखती स्त्री अस्त व्यस्त कपड़ों में बुजुर्ग अवस्था में बार बार चित्कार कर रही थी। जय ने इससे पहले उसे तभी देखा था जब वह स्कूल के बाहर उसके पिताजी के साथ उससे मिलने आई थी। भरी शोक सभा में किसी ने कहा, चलो बेटा आ गया मुख अग्नि देने को। दरअसल वीरेंद्र की दूसरी पत्नी की कोई संतान नहीं हुई थी। जय ने कहा, हम केवल अफसोस जाहिर करने के लिए आए थे, अब हम वापस जाएंगे। इस इंसान से हमारा कोई संबंध नहीं। फिर किसी ने ऐसी बात कही मानो किसी बड़ी सभा में बम फेंक दिया। सब सकते में आ गए। किसी ने कहा, कलयुग है, घोर कलयुग, धरती रसातल हो जाएगी कि बेटा बेटा होने से मुकर गया। किसी बुजुर्ग औरत ने हाथ मलते हुए कहा, अरे देखो तो शोभा को, नीली साड़ी, सोने की चूड़ियां और दोनों हाथों में सोने की अंगूठियों से भरे। कौन कहेगा कि यह विधवा है? जय को यह सुनकर बहुत गुस्सा आ गया और सबको चेतावनी देते हुए बोला, खबरदार जो मेरी माँ को किसी ने विधवा कहा तो। इतने वर्षों तक वह किसी की पत्नी नहीं थी, वह आज भी विधवा नहीं, वह केवल हमारी माँ है। माँ चलो यहाँ से। जय अपने दोनों भाई बहन और माँ को लेकर वहाँ से लौट आया। भरी शोक सभा में सब उन्हें देखते रह गए। किसी की हिम्मत नहीं हुई कि उन्हें रोक सके। आज शोभा बहुत स्वाभिमान से अपने कदम आगे बढ़ा रही थी। तो दोस्तों, आपको यह कहानी कैसी लगी कमेंट्स करके जरूर बताइएगा। अगर आपको हमारी कहानियाँ पसंद आए तो लाइक शेयर और कमेंट्स करें। इस कहानी में आपको किस पात्र की भूमिका अच्छी लगी यह भी कमेंट्स करके जरूर बताइएगा। हंसते रहें, हंसाते रहें, स्वस्थ रहें और मस्त रहें। सब मोह माया है, खाली हाथ आए थे और खाली हाथ ही जाना है, अपने कर्मों का फल ही साथ जाना है। तो आप सभी हमेशा खुश रहें और हमारी कहानियों पर ज़्यादा से ज़्यादा कमेंट्स करें ताकि हमारा भी हौसला बढ़ता रहे। तो कहानी पढ़ने के लिए आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद। जय हिंद, वंदे मातरम, भारत माता की जय। जय जवान और जय किसान।